हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। मध्यकालीन भारत का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं खिलजी वंश पर। इसके पूर्व के लेक्चर में खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन और फिर उसके भतीजे अली गुरसाब अर्थात अलाउद्दीन पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इस लेक्चर में अलाउद्दीन के विजय अभियानों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान। विजय अभियान अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पूर्व के लेक्चर में नटसेल में देखा था, एक संक्षिप्त चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस सन में कौन सा अभियान किया। तो हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा पहला अभियान होगा, पहला बिंदु है गुजरात अभियान, यानी गुजरात पर आक्रमण। गुजरात पर आक्रमण, और ये किया था उसने 1299 में, 1299 ईस्वी। देखिए, ये जो युद्ध हुआ था, इसमें अलाउद्दीन की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया? तो सबसे पहले तो हम इसके कारण जान लेते हैं। कारण, पहला है कारण। अलाउद्दीन को गुजरात पर आक्रमण करना ही क्यों पड़ा? तो उसका कुछ कारण थे, कुछ मुख्य कारण थे और कुछ गौण कारण थे। तो एक कारण तो था गुजरात के कैम्बे बंदरगाह से, कैम्बे बंदरगाह से अरबी घोड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित होती थी। आपूर्ति सुनिश्चित होती थी। एक कारण ये था कि गुजरात के शासक जो कर्ण सिंह वाघेला हैं, उनके अधीन है ये कैम्बे बंदरगाह, और इस कैम्बे बंदरगाह से अलाउद्दीन को अरबी घोड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित होती थी। तो ये उसके लिए परेशानी का विषय था, इसलिए उसने गुजरात पर आक्रमण करना उचित समझा। दूसरा, साम्राज्य विस्तार की नीति। एक कारण ये था कि उसे साम्राज्य विस्तार भी करना था। साम्राज्य विस्तार इसलिए करना था क्योंकि अलाउद्दीन वो शख्स है सिकंदर के बाद जिसने संपूर्ण भारत को विजित करने का बीड़ा उठाया था, निश्चय किया था। न कि संपूर्ण भारत को, बल्कि उसने संपूर्ण विश्व को विजय करने का भी दृढ़ निश्चय किया था। ऐसा उसने मानस बनाया था। इसीलिए उसे सिकंदर शानी की उपाधि से, अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि से नवाजा गया। तीसरा है गुजरात की कमजोर स्थिति। कमजोर स्थिति, अलाउद्दीन गुजरात की कमजोर स्थिति से जो है परिचित था, इस वजह से भी उसने मौके का फायदा उठाना चाहा। अगला बिंदु है धन की प्राप्ति। ये जो है, और एक अगला बिंदु है कर्ण सिंह बघेला से वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद, ये कई ऐसे कारण हैं जिनसे अलाउद्दीन को एक मौका मिला और उसने गुजरात पर आक्रमण किया। अब देखिए, यहां पर अगला बिंदु हमारा है कि इस सैन्य अभियान में अलाउद्दीन के सेनापति, एक तरफ है अलाउद्दीन के सेनापति
के सेनापति, जो अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ है गुजरात का शासक, गुजरात का शासक। अब ये अलाउद्दीन की सेनापति कौन है? तो यहां पर है नुसरत खां प्लस ये उलुग खां, और यहां पर जो है कौन है? तो कर्ण सिंह बघेला। बघेला, देखिए इस कर्ण सिंह बघेला, यहीं पर एक हम जिक्र कर दे रहे हैं कि इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी पत्नी का नाम है कमला देवी, और इसी कर्ण सिंह की पुत्री है एक, जिसका नाम है देवल देवी। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। कर्ण सिंह बघेला गुजरात का शासक है, उसके खिलाफ अभियान किया गया। नुसरत खां और उलुग खां अलाउद्दीन सेना के सेनापति हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए 1299 में जब नुसरत खान ने गुजरात पर आक्रमण किया, तो उसने क्या किया? वो आक्रमण कहां कहां कर रहा है? तो उसने, देखिए, गुजरात की राजधानी अनहिल पाटन, अनहिलवाड़ा पाटन, अनहिलवाड़ा पाटन, यहां पर उसने अटैक किया। इसके अलावा उसने कैम्बे बंदरगाह पर अटैक किया। सोमनाथ पर अटैक किया। तो इन तमाम जगहों पर उसने लूटपाट मचाई। और इसके अलावा खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, इन जगहों पर उसने लूटपाट मचाई थी और उन्हें अपने कब्जे में किया था। अब जैसा कि हमने कहा था कि हम हिस्ट्री को भी मैप पर पढ़ेंगे, तो एक मैप ड्रा कर लेते हैं, उसके आधार पर जो है हम आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये गुजरात, यहाँ पर अटैक हुआ था। गुजरात में कहाँ अटैक किया था? तो मेनली ये टारगेट थे, और भी बहुत से जगह थी। देखिए ये भारत का मैप है। आप जानते हैं ये जो है, ये खंभात की खाड़ी है। ये क्या है? ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। और ये जो है कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। और इधर आप जानते हो ये अरेबियन सी है, अरब सागर है, अरब सागर। ये बंगाल की खाड़ी है। और इधर ये हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। देखिए यहां पर ये ये गुजरात है, गुजरात। ये गुजरात है।
इसने यहाँ गुजरात के शासक कर्ण सिंह बघेला पर, यहाँ पर ये खंभात की खाड़ी में ये कैम्बे बंदरगाह है, कैम्बे, यहाँ पर उसने अटैक किया था। ठीक है, तो अब अब आगे की बात करते हैं। जब उसने इस पर आक्रमण किया तो इस युद्ध में कर्ण सिंह बघेला जो है वो पराजित होगा और कर्ण सिंह बघेला भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां शरण लेगा। यानी इसमें परिणाम क्या हुआ? परिणाम, कर्ण सिंह बघेला अपनी पुत्री देवल देवी के साथ, देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव, रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली, के यहाँ शरण ली और उसकी पत्नी कमला देवी को, कमला देवी को कैद कर लिया गया, कर लिया गया और तथा अलाउद्दीन के शाही हरम में, शाही हरम में भेज दिया गया, भेज दिया गया। फ्रेंड्स, जानकर आपको ये ताजुब होगा कि अलाउद्दीन के शाही हरम में सैकड़ों रानियां हुआ करती थी, लेकिन फिर भी ये अलाउद्दीन इस कर्ण सिंह की जो पूर्व पत्नी है, इस कमला देवी को इस्लाम स्वीकार कराकर इससे वो विवाह कर लेगा। यानी यहां पर क्या होगा? कमला देवी, अगला बिंदु हमारा होगा कमला देवी से इस्लाम स्वीकार कराकर अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया, अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया और अपनी मुख्य रानी घोषित किया, मुख्य रानी घोषित किया। अगला बिंदु, इसी अलाउद्दीन तथा कमला देवी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे खिज्र खां के नाम से जाना गया, खिज्र खां के नाम से जाना गया। इसके अलावा अगला बिंदु है कि जब नुसरत खां, अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां यह अभियान कर रहा था तो उसे खंबात की खाड़ी से एक व्यापारी के द्वारा उसने एक व्यक्ति को खरीदा, अर्थात उसने मलिक काफूर नाम के एक व्यक्ति को खरीद लिया। एक व्यापारी ने उसे बेच दिया था, उसे 1000 दिनार में खरीदा। हम यानी गुजरात में यही नुसरत खां ने इस अभियान के तहत
इस अभियान के दौरान एक व्यापारी से मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा। इसी कारण इस मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। मलिक काफूर को इसलिए मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 1299 ईस्वी में गुजरात की कमजोर स्थिति और गुजरात के धन की ओर आकर्षित होकर, और इसका मुख्य कारण था कैम्बे बंदरगाह, क्योंकि अलाउद्दीन की सेना के लिए घोड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित होती थी कैम्बे बंदरगाह से। तो ये बहुत से कारण थे, कुछ तात्कालिक कारण थे। तो उन कारणों से कान सिंह बाघेला के ऊपर आक्रमण किया गया। अलाउद्दीन की सेना को लीड कर रहा था उसका सैन्य कमांडर नुसरत खां और उलुग खां, जबकि गुजरात का शासक कर्ण सिंह बघेला इनका सामना कर रहा था। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि कर्ण सिंह बघेला हारा और अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर के देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां शरण ले ली। लेकिन इसी बीच कर्ण सिंह बघेला की पत्नी कमला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया और कमला देवी को गिरफ्तार कर कैद करके उसे अलाउद्दीन के शाही हरम में भेज दिया गया, जहां पर उसे इस्लाम स्वीकार कराकर अलाउद्दीन खिलजी ने उससे विवाह कर लिया और उसे अपनी मुख्य रानी घोषित किया। कालांतर में इसी कमला देवी और अलाउद्दीन से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसे इतिहास में खिज्र खां के नाम से जाना गया। आगे चलकर जब चित्तौड़ आक्रमण होगा 1303 में, और चित्तौड़ विजय के बाद में इस चित्तौड़ का नाम बदलकर इस खिज्र खां के नाम से खिजराबाद भी कर दिया जाएगा। ये आगे की घटना हम देखेंगे, ठीक है। नुसरत खां जब ये सैन्य अभियान कर रहा था तो इसे खंबात की खाड़ी में एक व्यापारी मिला और उस व्यापारी से इसने एक किन्नर को खरीदा था और उस किन्नर का नाम हुआ करता था मलिक काफूर। वास्तव में उसका नाम, देखिए, मलिक काफूर की एक अलग चर्चा है। इसके कई नाम इतिहास में मिलते हैं। कहते हैं इसका वास्तविक नाम मलिक मनी हुआ करता था, लेकिन जब नुसरत खान ने इसको 1000 दिनार में खरीदा तब से इसका एक नाम 1000 दिनारी भी पड़ा। इसके अलावा नुसरत खान ने ये तोहफा के रूप में अलाउद्दीन को दिया था। किसे? तो हम कह रहे हैं मलिक काफूर को। और यही मलिक काफूर को अलाउद्दीन जो है अपना दक्षिण विजय अभियान का सेनापति नियुक्त करेगा। थोड़ी जगह खाली करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन की जो विजय है, विजय गाथा है, वो उसके कुछ चुने हुए खानों के द्वारा लिखी गई है। अलाउद्दीन की सेना में एक नाम आता है नुसरत खां, एक है उलुग खां, एक है अल्फ खां और एक जो है ये मलिक काफूर। तो उलुग खां, नुसरत खां, अल्फ खां, मलिक काफूर, ये कुछ ऐसे इसके सेनापति हुआ करते थे जिन्होंने इसकी उत्तर भारत में जो है विजय गाथा की कहानी लिखी। अब जब मलिक काफूर को खरीदा गया 1000 रुपए में, सॉरी 1000 दिनार में, तो इसे उसी समय से एक नाम मिला, 1000 दिनारी भी कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मलिक काफूर वही सैन्य कमांडर है, इसकी योग्यता से अलाउद्दीन बहुत ही प्रभावित हुआ था। यद्यपि ये एक किन्नर था, एक हिजड़ा था, लेकिन फिर भी इसकी सैन्य योग्यता से अलाउद्दीन इतना प्रभावित था कि इसने इसे अपने दक्षिण भारत विजय अभियान का कमांडर नियुक्त किया था। और वास्तव में मलिक काफूर ने अपनी योग्यता से
दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों को विजित कर अलाउद्दीन के चरणों में डाल दिया था। यानी अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की जो विजय है उसका अगर किसी को क्रेडिट जाता है, उसका श्रेय जाता है, तो वो इसी मलिक काफूर को जाता है। लेकिन ये मलिक काफूर कालांतर में अलाउद्दीन का एक दक्षिण, यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, दो चार बिंदु। मलिक काफूर दक्षिण भारत, मलिक काफूर को दक्षिण भारत विजय का श्रेय दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। दक्षिण भारत के समस्त अभियानों को लीड किया था मलिक काफूर ने, और सभी में इसने सफलता पाई थी। सभी, चाहे वो देवगिरी के शासक हों, रामचंद्र देव, चाहे वो द्वार समुद्र के होयसल शासक हों जिनमें प्रताप रुद्रदेव हैं, चाहे वो वीर बल्लाल हो, और चाहे वो पांड्य शासक वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, सभी को इसने विजित कर अलाउद्दीन के चरणों में डाल दिया था। हालांकि मैंने पहले ही वीडियो में ये चर्चा की है कि अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के राज्यों को विजित तो किया, लेकिन उसने भी ठीक समुद्रगुप्त की तरह से ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। यानी शासकों को जीता, उन्हें अपने अधीन किया, उनको अधिग्रहण कर लिया, और बाद में उन्हें दया दिखाकर उनको मोक्ष दे दिया। अर्थात उन्होंने कहा कि शासन आप ही करते रहेंगे, शासन किस तरीके से करेंगे ये आपका विषय है, हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे, लेकिन आप हमारे अधीनस्थ शासक बन के शासन करेंगे और हमें कर चुकाते रहेंगे। तो दक्षिण भारत विजय का अगर श्रेय किसी को दिया जाता है तो ये मलिक काफूर। यहाँ पे नक्सल में एक चर्चा और कर देते हैं। हालांकि मलिक काफूर एक अलग विषय है, मलिक काफूर पे एक अलग से हम वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि मलिक काफूर को चंद शब्दों में लिमिट नहीं किया जा सकता, चंद शब्दों में उसे सिमेटा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी जो मुख्य बिंदु है उससे संबंधित उन पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए, मलिक काफूर का कद इतना बढ़ गया था कि अलाउद्दीन के अंतिम समय में मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को हाउस अरेस्ट कर लिया था, नजरबंद कर लिया था, और कहा यह जाता है कि उसने अलाउद्दीन को धीरे धीरे स्लो पॉइजन देना शुरू करवा दिया था। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद इसने बहुत ही निर्दयता दिखाई अलाउद्दीन के पुत्रों के साथ, उनकी आंखें निकलवा ली इसने। क्योंकि इसका मानना था कि अलाउद्दीन ने जिस तरीके से अपने चाचा जलालुद्दीन के साथ निर्दयता बरती और निर्ममता से जलालुद्दीन के परिवार को नष्ट किया था, उनके पुत्रों की हत्या की थी, स्वयं जलालुद्दीन अपने सगे चाचा और सगे ससुर की हत्या उसने की थी, ठीक उसी प्रकार इसने अलाउद्दीन के पुत्रों का जो है वध किया, और ये बहुत ही निर्मम हो गया था। यही नहीं, ये मलिक काफूर जो है, मुख्य बिंदु ये है कि मलिक काफूर दिल्ली का 36 दिन का सुल्तान भी बना था, 36 दिन का सुल्तान बना था। देखिए, कुछ जगह आपको 36 दिन की जगह 35 दिन भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिकेटेड बुक्स हैं वहां पर ये 36 दिन ही लिखा मिलेगा। तो मलिक काफूर, बहुत कम लोग जानते हैं कि मलिक काफूर भी दिल्ली का सुल्तान बना। हाँ, बना था, क्योंकि वो केवल 36 दिन का सुल्तान बना था। ये इतना निर्मम हो चुका था, इतना निर्दयी बन चुका था, ये किसी की नहीं सुनता था। अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई थी, अलाउद्दीन को स्लो पॉइजन दिलवाना शुरू कर दिया था और अलाउद्दीन की जो मृत्यु हुई थी वो जलोदर रोग से हुई थी। यहाँ पर एक अलग से चर्चा कर दे रहे हैं। अलाउद्दीन की जो मृत्यु हुई थी की मृत्यु जलोदर रोग से हुई थी, ये एडिशनल बात है। हाँ, कुछ जगह पर ऐसा भी लेख देखने को मिलता है कि इसकी जलोदर मृत्यु और साथ साथ में कुष्ठ रोग भी इसे हो गया था। तो चर्चा का विषय ये नहीं, चर्चा का विषय ये है कि मलिक काफूर अलाउद्दीन के जीवन के अंतिम काल में इतना ये निर्मम और निर्दयी और निरंकुश बन चुका था, ये किसी की सुनता नहीं था। अलाउद्दीन को हाउस अरेस्ट कर लिया था, एक तरीके से नजरबंद कर लिया था, और इसके अलावा उन्हें जो है स्लो पॉइजन दिलवाना इसने शुरू कर दिया था, धीमा जहर दिलवाना इसे शुरू कर दिया था, जिस कारण बाद में आगे चल करके अलाउद्दीन की जलोदर रोग से मृत्यु हो गई थी।
और उसके बाद में इसने अलाउद्दीन के पुत्रों की आंखें तक निकलवा ली। इतनी निर्ममता इसने बरती, क्योंकि इसने देखा था कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा क्या उनके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया था। बाद में अलाउद्दीन के कुछ वफादारों ने मिलकर के इस मलिक काफूर की सामूहिक रूप से हत्या कर दी, क्योंकि इसकी निरंकुशता को रोकने का एकमात्र यही उपाय था। तो मुख्य बिंदु है कि ये मलिक काफूर क्या है, तो ये दिल्ली का 36 दिन का सुल्तान भी बनेगा। तो ये गुजरात अभियान से संबंधित बातें हैं। हमारा अगला बिंदु होगा रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर का अभियान यानी रणथंभौर पर आक्रमण, ये हमारा दूसरा बिंदु है। अब देखिए, ये यहां पर एक ये है राजस्थान, मान लीजिए ये बिंदु जो है ये है रणथंभौर। रणथंभौर, अभी ये अलाउद्दीन के सेनापति कौन है, तो अलाउद्दीन के सेनापति कौन है, तो आप जानते हो लीड किया है नुसरत खां प्लस उलुग खां। और ये किसके अगेंस्ट में है, तो वर्सेज रणथंभौर का शासक है। रणथंभौर का शासक हमीर देव है। हमीर देव, ये चौहान शासक है हमीर देव। अब प्रश्न उठता है कि अलाउद्दीन को रणथंभौर पर आक्रमण करना ही क्यों पड़ा, तो इसका कारण देख लीजिए। इसका मुख्य कारण है कि रणथंभौर के शासक हमीर देव ने विद्रोही मंगोल नेताओं को अपने यहां शरण दे रखी थी। विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह एवं केहब को शरण दे रखी थी। और इसके अलावा इसने 9 मुसलमानों को, आप जानते हैं जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था सबसे पहली बार अब्दुल्ला ने जब आक्रमण किया था, तो बहुत से मुगल जो है, सॉरी बहुत से मंगोल जो है उनको हत्या कर दी गई थी और बहुत से मंगोलों का वो भाग गए थे। लेकिन जो कुछ शेष मंगोल यहाँ पकड़ाए थे उन्हें ही यहाँ पर रहने की, बसने की अनुमति दी गई थी, और वही 9 मुसलमान कहलाए थे। तो 9 मुसलमान न्यू मुस्लिम्स को शरण दे रखी थी। अलाउद्दीन ने चौहान शासक हमीर देव पर यह आरोप लगाया था कि तुमने जो न्यू मुस्लिम्स, जो विद्रोही मंगोल नेता हैं, 9 मुसलमान हैं, और नेताओं में भी एक नाम, 2 खास नाम आ रहे हैं, एक है मोहम्मद शाह और एक है केहब, इनको यहाँ अपने यहाँ शरण दे रखी थी इसने। तो उसने कहा कि भाई इन जो विद्रोही मंगोल हैं या जो 9 मुसलमान हैं इन्हें हमारे हवाले करिए, और हमीर देव ने ऐसा करने से मना कर दिया था। जब हमीर देव ने ऐसा करने से मना कर दिया तो इस पर इसने जो है रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण को अलाउद्दीन की तरफ से नुसरत खां और उलुग खां लीड कर रहे हैं। देखिए, हमीर देव ने पहले तो इसके आक्रमण को विफल कर दिया। अगला बिंदु है हमीर देव ने पहले आक्रमण को विफल कर दिया। लेकिन समस्या ये थी हमारे साथ कि हमारे यहाँ चंद गद्दार भी हुए हैं, और उनकी वजह से ये महान राजपूत शासक
जिन्हें जीतना असंभव था, उनकी भी पराजय हुई, क्योंकि एक गद्दार था। देखिए, एक गद्दार है, हमीर देव का प्रधानमंत्री बोला जाता है। गद्दार एक निकला, कौन है? तो रणमल। रणमल और रतिपाल। रणमल जो है, इसका ये हमीर देव का प्रधानमंत्री है, ये एक गद्दार निकला। और हमीर रासों के अनुसार, हमीर हमीर ओहो, हमीर हमीर रासों के अनुसार रतिपाल और कृष्णपाल पराजय के मुख्य कारण थे। पराजय के मुख्य कारण थे। यानी हमीर रासों में एक ऐसा वर्णन मिलता है, हमीर काव्य में एक ऐसा वर्णन मिलता है कि रतिपाल और कृष्णपाल नामक दो व्यक्ति थे जो हमीर देव की हार के जिम्मेदार थे। जबकि कई जगह पे इस गद्दार का नाम रणमल मिलता है। ये रणमल जो है, इनका हमीर देव का प्रधानमंत्री हुआ करता था। इसने गद्दारी की थी और इस वजह से ये आगे चलकर इसका परिणाम देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमीर देव हमीर देव इसकी एक पत्नी है, पत्नी का नाम है रंग देवी, और इसकी एक पुत्री है, पुत्री का नाम है देवल दे। देवल दे। तो हमीर देव ने क्या किया? जब हमीर देव ने पहले तो इसके आक्रमण को विफल कर दिया, लेकिन रणमल की गद्दारी के कारण, और अगर हम हमीर रासों की बात माने तो रतिपाल और कृष्णपाल की गद्दारी के कारण जो है हमीर देव मारा जाएगा। लेकिन इसने एक काम किया कि इस अभियान में नुसरत खां मारा गया। नुसरत खां मारा गया। हमीर देव ने मार दिया, इसे मारा गया। इसके बाद अलाउद्दीन ने स्वयं कमान संभाली। कमान संभालने का मतलब नेतृत्व किया। परिणाम क्या निकला? परिणाम है कि ये चौहान शासक हमीर देव वीर गति को प्राप्त हुए। हमीर देव वीर गति को प्राप्त हुए। और जब ये खबर महलों तक पहुंची कि महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात हमीर देव की रणमल की गद्दारी के कारण हत्या कर दी गई है, तो इसकी जो पत्नी है ये रंग देवी, इसने अग्नि जौहर कर लिया। अग्नि जौहर क्या किया? अग्नि जौहर कर लिया। अग्नि जौहर। और इसकी जो ये पुत्री है, इसने पद्मला तालाब में जल जौहर कर लिया। जल जौहर किया। जल जौहर कहां किया? तो पद्मला तालाब है एक, उस तालाब में इसने जल जौहर कर लिया। और आप जानते हैं कि हमीर देव की हत्या जो की गई, हमीर देव जब वीरगति को प्राप्त हुए और उसकी पत्नी रंग देवी ने अग्नि जौहर किया और पुत्री ने जल जौहर किया, तो ये प्रथम जल जौहर का साक्ष्य मिलता है। यानी इसके अलावा नोट राजस्थान का प्रथम जल जौहर था। ये प्रथम जल जौहर था। एक तो ये साक्ष्य है।
दूसरी बात है, इतिहास में जब राजा लड़ते लड़ते, राजा लोग केसरिया धारण करते थे और केसरिया धारण करने के बाद में जब वो लड़ते लड़ते युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते थे, उसके बाद उनकी स्त्रियां जब अग्नि जौहर कर लेती थी या जल जौहर कर लेती थी। देखिए, जौहर का तात्पर्य है सामूहिक आत्मदाह। यानी जब इन स्त्रियों को ये पता चल जाता था, इन महान छत्राणियों को ये पता चल जाता था कि महाराज जब इस संसार में जीवित नहीं है, तो वो जल जौहर या अग्नि जौहर कर लेती थी। इस कहने का तात्पर्य यह है कि सामूहिक आत्मदाह कर लेती थी, अपने आप को आग में जला लेती थी, लेकिन अपने अस्मिता पर वो दाग भी नहीं आने देती थी। अर्थात मरना गंवारा था, लेकिन अस्मिता पर कलंक न लगे, इसलिए ये स्त्रियां, ये छत्राणियां जो है वो जल जौहर या अग्नि जौहर का सहारा लेती थी। और इतिहास में जब पुरुष केसरिया हो जाता है, अर्थात युद्ध में लड़ते लड़ते मारा जाता है, और स्त्रियां जल जौहर या अग्नि जौहर कर लेती हैं, जब ये दो घटनाएं एक साथ होती हैं, तो इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में इसे साका बोलते हैं। अर्थात राजस्थान का ये प्रथम साका था। राजस्थान का प्रथम साका है, प्रथम साका। साका, देखिए, साका एक राजपूतों में प्रचलित प्रथा हुआ करती थी कि राजा के मरने के बाद, राजा के वीर गति को प्राप्त होने के बाद, जब छत्राणियां जो है जल जौहर या अग्नि जौहर अर्थात सामूहिक आत्मदाह कर लेती थी, लेकिन आज तक न आने दी उन्होंने अपनी अस्मिता पर। तो ये जब दो घटनाएं इतिहास में साथ साथ घटती हैं, तो राजस्थान में इसे एक नाम दिया गया है, साका। तो ये राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। तो ये कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी, किससे संबंधित थी, तो रणथंभौर से संबंधित थी। देखिए, अंतिम में परिणाम तो वही निकला कि अलाउद्दीन को विजय मिली और अलाउद्दीन ने कत्लेआम के आदेश दे दिए। तो हमारे यहाँ ये महान राजपूत सैनिक सारी शासक हुए, और इन महान राजपूत शासकों के होने के बावजूद भी ये हारे। उसकी वजह ये थी कि हमारे अपने लोगों के बीच में चंद गद्दार छुपे हुए थे। इन गद्दारों के कारण ये महान राजपूत शासक जो है न केवल पराजित हुए, बल्कि इनको जो है इस संसार से अलविदा भी होना पड़ा। तो ये कुछ बातें थी रणथंभौर से संबंधित। हमारा अगला बिंदु है चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ का अभियान, देखिए, चित्तौड़ का अभियान, हाँ, यहाँ पर एक बात बताना मैं भूल गया था। ये जो रणथंभौर का आक्रमण हुआ था, ये 1301 में हुआ था, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। अब ये चित्तौड़ का अभियान जो है ये 1303 का है। कब का है? 1303। तो चित्तौड़ का अभियान इस बार कौन है? तो इस बार अलाउद्दीन स्वयं है। अलाउद्दीन वर्सेस राणा रतन सिंह। तो ये अभियान अलाउद्दीन ने स्वयं कमान संभाली थी, और किसके खिलाफ है? तो राणा रतन सिंह के। अब मुख्य कारण है कि इसके कारण क्या थे, क्यों भाई इनको जीतना था? तो कारण ये थे कि अलाउद्दीन को दक्षिण विजय के लिए चित्तौड़ से होकर के गुजरना पड़ता था, और जब वो दक्षिण विजय के लिए जाते थे, दक्षिण अभियान के लिए जाते थे, तो चित्तौड़ एक छोटे से राज्य चित्तौड़ को उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो एक था कि दक्षिण अभियान के लिए खिलजी की सेना को
चित्तौड़ से होकर गुजरना पड़ता था, चित्तौड़ से होकर गुजरना पड़ता था, जिसके बदले उसे चित्तौड़ को टैक्स देना पड़ता था। ये इसका सामरिक महत्व था। एक कारण तो ये है, देखिए एक मिथक भी पाया जाता है पद्मिनी का। ये कहा जाता है कि चित्तौड़ पर अभियान केवल पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए उसने अलाउद्दीन ने किया था। देखिए पद्मिनी एक कारण हो सकती है, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण चित्तौड़ का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना था। यानी उसे जब वो दक्षिण भारत के अभियान के लिए निकलता था तो उसकी सेनाओं को चित्तौड़ से होकर के गुजरना पड़ता था, और चित्तौड़ जाते समय भी उसे टैक्स देना, चित्तौड़ से जाते समय भी जो है टैक्स देना पड़ता था, और दक्षिण भारत से लौटते समय भी टैक्स देना पड़ता था। तो एक तरीके से ये दोहरा कराधान था, एक तरीके से ये डबल टैक्सेशन था। तो एक तो ये मुख्य कारण है। दूसरा, एक गद्दार छुपा था अपने ही बीच में, जिसका नाम होगा यहाँ पर पंडित राघव चेतन, राजपुरोहित है। उसने उसने राजा के खिलाफ, राणा के खिलाफ जो है ये भड़काया हुआ था, जिस और इस वजह से भी जो है, तो दूसरा कारण आप यहां पर डाल सकते हो पंडित राघव चेतन की गद्दारी। राजपुरोहित, ये राजपुरोहित है, पंडित राघव चेतन की गद्दारी, गद्दारी। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से चित्तौड़ का अभियान किया गया। अब चित्तौड़ के अभियान पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा चित्तौड़ के विषय में, राजा चित्तौड़ का जो राणा रतन सिंह है, उनकी पत्नी पद्मिनी है, तो इनके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह, ये गुहिला वंश की रावल शाखा से संबंधित थे, इसलिए कभी कभी इनके नाम के आगे रावल रतन सिंह भी लिखा मिलता है। तो इनकी दो पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है नागमती, नागमती। आपने पढ़ा होगा मलिक मोहम्मद जायसी का एक काव्य है जिसका नाम है पद्मावत, जिसमें नागमती के विरह वियोग का वर्णन किया गया। और दूसरी एक इसकी रानी है, ये भी पत्नी है, ये प्रथम पत्नी है। और दूसरी है कौन? पद्मिनी, पद्मिनी। ये भी इसकी पत्नी है। अब देखिए, पद्मिनी को लेकर के लोगों में बहुत से कंफ्यूजन्स हैं। वो क्या है, तो इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर आगे हम चर्चा को बढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। देखिए, पद्मिनी महारानी, रानी जो पद्मिनी है उनके विषय में। पद्मिनी, एक साक्ष्य ये मिलता है, ये जो पद्मिनी है ये सिंघलगढ़ के, सिंघलगढ़, सिंघलगढ़ के राजा गंधर्वसेन व चंपावती, चंपावती की पुत्री थी, की पुत्री थी। एक साक्ष्य मिलता है कि ये गंधर्वसेन और चंपावती की पुत्री थी। सिंघलगढ़ का मतलब है श्रीलंका। और एक साक्ष्य ये मिलता है कि ये जैसलमेर के, जैसलमेर रियासत हुआ करती थी के पुंगलगढ़, पुंगलगढ़ के राजा पूर्णेपाल, पूर्णेपाल भाटी व
जाम कंवर देवड़ी, कंवर देवड़ी की पुत्री थी। तो ये दो साक्ष्य मिलते हैं। आपको हैरानी ये होगी, अभी मैं इस पर कुछ लॉजिक देने जा रहा हूं। आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बार ये प्रश्न आया था, तो उन्होंने ये सिंगलगढ़ को सही आंसर माना है, जबकि राजस्थान के साहित्यिक इतिहास में अगर झांक कर देखें तो ये पता चलता है कि ये पुण्यपाल भाटी व जाम कंवर देवड़ी की पुत्री थी। आप एक बात करिएगा, यहाँ पर एक पद्मिनी है, इसके पास एक तोता है, इसका तोता है, उस तोते का नाम है हीरामन तोता, हीरामन तोता। आप जानते हैं ये यहां पर ऐसे करके ये श्रीलंका है, श्रीलंका, जिसे उस समय में सिंगलगढ़ कहा जाता था। कहते हैं कि जो पद्मिनी है इसके पास एक तोता है, इस तोते को हीरामन तोता या एलेक्जेंड्राइन पैरेट बोलते हैं, एलेक्जेंड्राइन पैरेट, बोलने वाला तोता है, चमत्कारी तोता है। तो अब आपको देखिए, जो सिंगलगढ़ की एक कंसेप्ट निकल के आ रही, इसमें थोड़ा हास्यास्पद लगता है, ऐसा लगता है कि तथ्य पे विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी दोनों तथ्यों को उजागर करना एक अध्यापक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है, तो हम दोनों तथ्यों पर बात कर रहे हैं। श्रीलंका की राजकुमारी है, सिंगलगढ़ की राजकुमारी है पद्मिनी, अगर हम इस तथ्य को माने कि राजा गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री है। तो इसका एक तोता है, तोते का नाम है हीरामन। ये हीरामन यहां से उड़ा। अब आप जानोगे, अगर श्रीलंका से उड़ के इधर जा रहा तो सबसे पहले वो तमिलनाडु पार करेगा, फिर केरल, या ये तमिलनाडु का इलाका है, फिर ये केरल है, केरल के बाद में यहाँ आएगा तो ये गोवा पड़ेगा, ये आपका गोवा पड़ जाएगा, यानी ये आपका केरल है, ये वाला केरल है, ये आपका तमिलनाडु, टीएन टीएन तमिलनाडु, ये केरल है, केरल, ये यहाँ पर छोटा सा एक राज्य है गोवा है, गोवा, इसके बाद में ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, इसके बाद में ये आपका गुजरात वाला इलाका है, और ये राजस्थान है, यानी ये क्या है, राजस्थान। थोड़ा सा एक कपोल कल्पना ऐसा लगता है कि एक केवल कोरी कल्पना है कि एक तोता है जिसका नाम हीरामन है, बोलने वाला चमत्कारी तोता है, वो सिंगलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती का है, और यहां से वो उड़ा, रास्ते में तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात पार करके वो राजस्थान पहुंचा, और राजस्थान पहुंचने के बाद उसने रावल रतन सिंह के कान में कुछ बात कही। तो थोड़ा सा ये तथ्य कल्पना से परे लग रहा है कि पहली बात तो ये है कि तोता इतनी लंबी उड़ान नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि आप जानते हो कि चित्तौड़ से श्रीलंका के जो बीच की दूरी है, श्रीलंका के बीच की दूरी वो 2444 किलोमीटर आज के हिसाब से है, और एक तोता इतनी लंबी उड़ान भरे, ये थोड़ा संभव लगता है। हाँ, अगर यही चील या बाज की बात होती तो एक बार माना भी जा सकता था तथ्य को। दूसरा, अगर सत्य की कसौटी पर देखें, ये हीरामन तोता को रास्ते में कोई मिला ही नहीं क्या? रास्ते में केरल राज्य पड़ा होगा, वहां का राजा होगा या कोई और होगा, शासक होगा, गोवा पड़ा, महाराष्ट्र पड़ा, गुजरात पड़ा, इसको सीधे क्या इसने ये ठान के रखा था कि हम केवल रावल रतन सिंह के कान में ही कुछ पद्मिनी के विषय में बात करेंगे? तो ये कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि एक कपोल कल्पना है, एक पूरी कल्पना है। एक कहानी तो ये हीरामन तोते से संबंधित मिलती है, ठीक है, कि तोता है, ये बोलने वाला तोता है, और बोलने वाला तोता है ये जाकर के यहाँ से सिंगलगढ़ से उड़ा और सीधे यहाँ आकर कहा, चित्तौड़, ये यहाँ पर चित्तौड़ है। आप थोड़ा सा, ये चित्तौड़ है, ये कौन सा है, चित्तौड़, चित्तौड़ है, ये राजस्थान का ही इलाका है। तो रास्ते में इतने सारे राज्य पड़े, और इस तोते को क्या रास्ते में कोई मिला नहीं? केवल उसने ठान के, वो पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि हमें जो भी कहना है वो रावल रतन सिंह के कान में ही कहेंगे। तो थोड़ी सी एक सत्य से परे एक बात लगती है। दूसरा, अगर हम सत्य की कसौटी पर ये देखें कि तोते इतनी लंबी उड़ान नहीं भरते हैं, ये अलग की बात है। चील और बाज अगर होते तो एक बार शायद सोचा भी जा सकता था।
तो इसलिए ऐसा लगता है कि शायद ये राजकुमारी पद्मिनी जो है गंधर्व सेन या चंपावती की पुत्री है, इसका जन्म सिंगलगढ़ में हुआ है। ये शायद सत्य की कसौटी पर सही बात नहीं बैठती है। ऑन द अदर हैंड राजस्थानी इतिहासकार हैं, राजस्थान के कुछ साहित्यकारों ने, राजस्थान में कुछ ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं राजा महाराजाओं के समय भाट चारण और ये सब लोग हुआ करते, तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो राजा महाराजाओं की वंशावली को संजो कर रखते थे, यानी वंशावली तैयार करते थे। और राजस्थान के इतिहास में उन्हें भाट या भंडवा जी बोलते हैं। तो बाद में जब ये भंडवा जी की पोथियां खोली गई तो उसमें ये पाया गया कि ये वास्तव में जो पद्मिनी है जैसलमेर के पुंगलगढ़ की है, पुण्यपाल भाटी की बिटिया है। तो इसके लिए देखिए एक यहां पर थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं। चित्तौड़ से श्रीलंका के बीच की दूरी 2444 किलोमीटर आज के हिसाब से है। देखिए एक कोटेशन है, वो कोटेशन में लिख रहा हूं, पुंगलगढ़ री पद्मिनी रानी तू सिरमौर, रानी तू सिरमौर, पुंगलगढ़ री पद्मिनी रानी तू सिरमौर, जैसलमेर जलम लियो पर्णी गढ़ चित्तौड़। राजस्थानी साहित्यकार हैं, उनमें एक ये पंक्ति मिलती है कि पुंगलगढ़ री पद्मिनी, हे पुंगलगढ़ की पद्मिनी, रानी तू सिरमौर, यानी राणा रावल रतन सिंह की जितनी भी पत्नियां हैं उनमें तू सिरमौर है, तू सबसे श्रेष्ठ है। जैसलमेर जलम लियो, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ये पुंगलगढ़ है उन दिनों जैसलमेर रियासत का भाग हुआ करता था। हालांकि आज ये जो पुंगलगढ़ है ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन उस समय ये जैसलमेर रियासत में आता था। तो दूसरी लाइन बोल रही है कि जैसलमेर जलम लियो पर्णी गढ़ चित्तौड़, तेरा जन्म तो जैसलमेर में हुआ है लेकिन तेरा ब्याह, पर्णी माने तेरा पर्णोत्सव जो है, परिणय जो हुआ यानी तेरा ब्याह जो है वो चित्तौड़ में हुआ। तो इस लाइन को, राजस्थानी साहित्यकारों के इस लाइन से ऐसा लगता है कि शायद पद्मिनी का जो ब्याह है हुआ तो गढ़ चित्तौड़ में है, लेकिन ये राजा पुण्यपाल भाटी और जामकुमार देवड़ी की ही पुत्री रही होगी, ऐसा क्योंकि तर्क पर भी लगता है, क्योंकि जैसलमेर और चित्तौड़ यहां की दूरी ये विद इन रेंज है, कवर किया जा सकता है, लेकिन यहां से यानी सिंगलगढ़ अर्थात श्रीलंका से और ऊपर भी एक काल्पनिक स्टोरी, तो ये कुछ बातें थी पद्मिनी से संबंधित। ठीक है, पद्मिनी आप जानते हो राणा रतन सिंह की एक और पत्नी है जिसका इतिहास में बहुत ज्यादा वर्णन तो नहीं मिलता है। यही पद्मिनी को लेकर के जब 1540 में, देखिए इनका काल क्या है, 1303 की घटना है ये, 1303 में चित्तौड़ का आक्रमण हुआ है और पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 में अर्थात 16वीं शताब्दी में। तो वहां पर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के जो साहित्यकार हैं उनके साहित्य में जो ये बात मिलती है वहां ये लिखा हुआ है पुंगलगढ़ री पद्मिनी, हे पुंगलगढ़ की पद्मिनी रानी तू सिरमौर, तो जितनी भी राणा रावल रतन सिंह की पत्नियां हैं उनमें सिरमौर है, सर्वश्रेष्ठ है। जैसलमेर जलम लियो, और तेरा जन्म जैसलमेर में हुआ, पर्णी गढ़ चित्तौड़, और तेरा जो ब्याह है वो चित्तौड़ में हुआ। तो ये कुछ सत्य की कसौटी के पास में दिखाई पड़ता है तथ्य। तो ये कुछ बात थी। एक घटना और दिखाई पड़ती है कि कहते हैं पद्मिनी से संबंधित देखिए कई मिथक हैं सामने, और उन मिथक पर जो है चर्चा करना मैं अपना दायित्व समझता हूं। एक घटना और आती है कि रानी, जो पहली रानी है रावल राणा रतन सिंह की, उसकी एक दासी है। एक दिन वो दासी बहुत ही सुंदर मोतियों का, बड़े ही विशेष प्रकार के मोती थे, आकर्षक मोती थे, उनका हार पहन करके आई। और रानी ने जब ये देखा, रानी प्रथम रानी का साक्ष्य तो नागमती का ही मिलता है, तो उसने पूछा कि ये मोती कहां से, तो उसने बताया
कि मेरे जो पति हैं वो सिंगलगढ़ गए थे, सिंगल द्वीप गए थे, और समुद्र के किनारे ही इस विशेष किस्म के, इस खास किस्म के मोती मिलते हैं। अब क्या हुआ, रानी मुंह फुला के बैठ गई रनिवास में। जब राजा जी आए तो उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ, तो बोल रही नहीं, जैसी माला मोतियों की वो दासी पहनी, मुझे ठीक वैसे ही, हूबहू वैसे ही मोती चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो। तो एक मिथक मिलता है कि राजा रतन सिंह स्वयं चले गए, सिंगलगढ़ गए। अब सिंगलगढ़ गए तो यहाँ पर एक तर्क ये बैठता है कि राजा आज एक प्रधानमंत्री को अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो कि उसका वो एक तंत्र है, उसे क्या स्वयं दौड़ के जाने की आवश्यकता है? अरे उसके एक आदेश पे हजारों लोग तैयार हैं। तो राजा रतन सिंह है, जो राणा रावल रतन सिंह है, उनको सिंगलगढ़ स्वयं मोती लाने के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। उनके एक इशारे पे हजारों लोग कट मरने के लिए तैयार होते थे, तो क्या मोती नहीं ला सकते थे? दूसरी बात, कहते हैं कि राणा गए गए तो थे मोती लेने अपनी पत्नी के लिए, लेकिन मोती पहने एक दूसरी लुगाई लेकर के आ गए, और वो लुगाई कौन थी? वो लुगाई ही रानी पद्मिनी थी। एक बात तो एक ये भी मिथक मिलता है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर करना स्पष्ट करना चाहूंगा। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि भाई राणा रतन सिंह की पत्नी, आप में से मैक्सिमम बच्चे हैं तुरंत जो है खोल के कह देंगे रानी पद्मावती। देखिए, पद्मावती नाम की राणा रतन सिंह की कोई पत्नी थी ही नहीं, आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये तो बॉलीवुड वालों ने कबाड़ा करके रखा है, ये इन लोगों ने इतिहास की ऐसी तैसी कर दी है, रिसर्च करते नहीं है। इतिहास को तोड़ मरोड़ के इतना ज्यादा इन्होंने पेश किया है कि बिल्कुल चीजें, पद्मावती नाम की कोई रानी नहीं है राणा रतन सिंह की, पद्मिनी है। अब वो कुछ भी लिख दे, माई बाप है, वो दिन को रात कहें तो रात कहेंगे, वो वाली हालत है। ठीक है, अब भाई वो माई बाप है, कुछ भी कहें, कहानी वही, एक गाना आया था कि तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, वो वाली कंडीशन है। और आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा आयोग सिंगलगढ़ की बात को मान रहा है कि नहीं, ये वास्तव में पद्मिनी जो है सिंगलगढ़ की पुत्री थी, सिंगलगढ़ की राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। तो क्या हम कहें भाई, हमें बताना हमारा फर्ज था, मैंने बता दिया कि दो साक्ष्य मिलते हैं। आरपीएससी इसको मानता है, आरपीएससी सिंगलगढ़ को मानता है, ठीक है, जबकि राजस्थान के साहित्यकार इस घटना को मानते हैं कि ये पुंगलगढ़ की, ये कोटेशन भी मिलता है, यहाँ जब भंडवा जी की पोथियां खोली गई थी तो उनमें ये विशेष प्रकार की बातें मिली हैं। अच्छा, एक चीज और, मैं एक बात, अभी पिछली जो हमीरदेव वाला उसमें था, उसमें एक तथ्य मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, याद आ गया तो मैं अभी बता दे रहा हूं। मैंने बताया था कि राजस्थान में एक प्रथम शाखा हुआ था, और दूसरी बात, अब यहां पर प्रथम शाखा, शायद मैंने बात कवर कर ली, वेरी सॉरी, कवर कर ली बात, प्रथम शाखा की बात। जब ये अभियान हुआ है चित्तौड़गढ़ का, तो अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया हुआ था। तो अमीर खुसरो की एक पुस्तक है खजाइन उल फतूह, उसने राणा रतन सिंह की जब पराजय होगी, इन्हें मार दिया जाएगा, तो इस पर उसने एक पुस्तक लिखी है खजाइन उल फतूह, जिसमें जौहर का वर्णन उसने किया है। मैं अभी आगे चर्चा कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मैं कह रहा था कि बॉलीवुड वालों ने कबाड़ा किया हुआ, इतिहास को इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ दिया, रिसर्च करते नहीं, जो चाहा वो। अब उन्होंने एक मूवी बना दी जोधा अकबर। अरे भाई, जोधा नाम की अकबर की कोई पत्नी थी ही नहीं, अकबर की पत्नी तो हरखाबाई थी। और जो जोधा, अगर नाम आप जोधा लेना ही चाहते हो, तो जोधा तो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है, और उसकी शादी तो जहांगीर के साथ हुई थी। तो ये फिल्म वाले क्या नहीं कर रहे, भगवान ही मालिक है, इन्होंने पूरा सत्यानाश करके रखा है, आप ऐसे समझिए। तो ये कुछ तथ्य हैं। आरपीएससी मानता है कि पद्मिनी का जन्म गंधर्व सेन और चंपावती के यहाँ हुआ था, सिंगलगढ़ श्रीलंका में, जबकि राजस्थान के साहित्यकार जो मानते हैं कि उसका जन्म पुंगलगढ़ में हुआ था, सिंगलगढ़ में नहीं, जैसलमेर के। और ये एक लाइन है, इससे स्पष्टीकरण भी मिलता है। ठीक है, तो ये चर्चा है। अब चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो पद्मिनी पर विशेष चर्चा है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जान रहा हूं, लेकिन इस चित्तौड़गढ़ अभियान को समाप्त कर देते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाएंगे। अब आप देखिएगा, यहां पर एक गद्दार है, गद्दार, और उस गद्दार का नाम है
राघव चेतन, ये राजपुरोहित है राघव चेतन। ये राघव चेतन क्या है? पंडित राघव चेतन ये काला जादू करने वाला है, करने वाला तांत्रिक है, तांत्रिक है, जादूगर है। देखिए, है तो राणा रतन सिंह के दरबार में राजपुरोहित, इसके जो पुरखे हैं वो राजपुरोहित का कार्य करते आ रहे थे, ये भी राणा रतन सिंह के दरबार में राजपुरोहित के पद पर तैनात है। तो लेकिन इसे पुरोहिताई या पंडिताई के नाम पर कुछ भी नहीं आता है। इसका बस चले तो हनुमान चालीसा के अंतर्गत ये शादी ब्याह करा दे। लेकिन वास्तव में ये काला जादू करने वाला एक तांत्रिक है, जादूगर है। हाँ, एक चीज और अच्छी है कि बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है। ठीक है, ये कलाकार भी है, कलाकार है, बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है। ठीक है। अब कहते हैं कि इसकी शिकायत कई बार राणा के पास गई, राणा ने कई बार इसे समझाया कि भाई ऐसा है, सुधर जाओ, तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही हैं, पंडित जान के हम आपको कुछ कह नहीं रहे। लेकिन एक बार इसने कुछ बड़ा ही कांड कर दिया और राणा ने भरे दरबार में इसकी बेइज्जती कर दी और इससे कहा, जब राणा ने इसकी बेइज्जती की तो इसने राणा से कुछ उल्टा बोलने की कोशिश की, तो लोगों ने एक स्वर से कहा इसे मृत्यु दंड दिया जाए, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। राणा ने कहा कि भाई मैं ब्राह्मण हत्या का पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए मृत्युदंड नहीं, इसे मैं राज्य से निष्कासित कर दे रहा हूं। तो इस पंडित राघव चेतन को निष्कासित कर दिया राज्य से। और ये मैंने पहले ही कहा कि एक बहुत बड़ा कलाकार हुआ करता था, बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। तो ये अलाउद्दीन के, जहां पर अलाउद्दीन के कैंप लगे हुए थे वहां जाकर के आसपास में बांसुरी बजाता था, ताकि अलाउद्दीन की कानों तक ये आवाज पहुंची और वो उसे बुलवाए। और ठीक हुआ भी ऐसा ही जैसा ये चाहता था। अलाउद्दीन के पास ये पहुंच गया और अलाउद्दीन को इसने भड़काया। उसने उसने कहा कि आप अपनी बेइज्जती भूल गए। तो अलाउद्दीन ने कहा कौन सी बेइज्जती? बोला याद करो, जब आप दक्षिण भारत के अभियान के लिए जा रहे थे तो बीच में एक रास्ते में छोटा सा राज्य था, उसने आपसे टैक्स लिया था। आप अगर राजा अपने आप को कहते हो तो एक छोटा सा राज्य आपसे टैक्स ले रहा है, तो फिर आप किस बात के राजा? तो अलाउद्दीन ने कहा यार बात तो सही कह रहे हो। और दूसरे इसने एक आग लगा दी कि राणा रतन सिंह की जो पत्नी है पद्मिनी, वो इस समय इस धरती पर सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री है। और ऐसे इसने भड़काते हुए कहा कि आप अगर राजा हो तो हर सुंदर वस्तु पर आपका अधिकार है। तो अलाउद्दीन की को जो है इसने दिमाग को डाइवर्ट कर दिया एकदम। उसने कहा यार तो कुल मिलाकर के इस जो चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, उस आक्रमण की जो वजह थी वो पंडित राघव चेतन था। ठीक है। और इसे चित्तौड़, दूसरे सामरिक दृष्टि से भी चित्तौड़, मैंने पहले कहा कि सामरिक दृष्टि से भी चित्तौड़ का एक अपना महत्व था। तो ये पंडित राघव चेतन की वजह से ऐसा हुआ। अब हुआ क्या कि जब ये हुआ तो घेरा डाल दिया गया। आप जानते हैं मार्च 1303 में घेरा डाला, अलाउद्दीन की तरफ से घेरा डाला गया। बहुत से इतिहासकार कहते हैं, कई किताबों में मिलेगा उसने 3 साल 1 साल 2 साल ऐसे घेरा पड़ा रहने, बल्कि ऐसा नहीं है वास्तव में मार्च 1303 में घेरा पड़ा और अगस्त 1303 में युद्ध हो गया। 6 माह का घेरा था, केवल 6 माह का, 6 माह का। और स्वयं अलाउद्दीन जो है, अब दिक्कत ये थी अलाउद्दीन के सामने कि रेगिस्तान की तपती, आप जानते हैं कि मार्च के बाद धीरे धीरे गर्मी पड़ने लगती है, अप्रैल वगैरह में ये बहुत तपने लगता है रेत। तो वहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर राजस्थान में होता है कि वहां पर आदमी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अलाउद्दीन को जब कोई सफलता नहीं दिखी, उसने कहा, मन में सोचा, ये विचार किया कि ऐसा करते हैं कि घेरा अभी पड़ा है, कोई अभी सफलता तो मिल नहीं पाई, तो हम राणा से एक संधि कर लेते हैं। तो इसने राणा से संधि करने का एक नाटक किया, एक बहाना किया। और उस संधि के तहत राणा को भी इधर लगा कि, इसने कहा राणा से कि केवल हमें हरजाना दे दीजिए, क्षतिपूर्ति दे दीजिए, हम घेरा उठा लेंगे, चले जाएंगे। तो राणा को भी लगा कि हमारे हजारों हजार सैनिक जान से हाथ धोएंगे, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बहुत ज्यादा रक्तपात होगा। इससे तो ठीक ही यही रहेगा कि अगर ये क्षतिपूर्ति मांग रहा है तो हमारे पास पैसे कोई कमी नहीं है, ऐसे क्षतिपूर्ति देकर के इस विवाद को खत्म कर देते हैं। और उसी के तहत राणा को छल से गिरफ्तार कर लिया गया। राणा को छल से गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगला बिंदु है कि राणा को छल से गिरफ्तार कर लिया, छल से
गिरफ्तार कर लिया। और इसने दिल्ली एक मैसेज भेजा, संदेश भेजा कि 10 दिन के अंदर अगर रानी पद्मिनी का डोला नहीं आया तो हम राणा का मस्तक काट कर भेज देंगे सौगात के रूप में। और इधर एक समस्या है कि राणा के जो दो सेनानायक हैं, राणा के सेनानायक कौन है? गोरा और बादल, गोरा व बादल, ये दोनों चचा भतीजे हैं। गोरा ये चाचा है और ये भतीजा है। गोरा को राणा की संधि नीतियों से गोरा जो है कुछ प्रसन्न नहीं था, इस वजह से राणा ने इसे निर्वासित कर दिया था, तो ये बन भटक रहा था। तो अब ऐसी समस्या आ गई कि राणा को तो कैद कर लिया गया और गोरा बादल उपस्थित नहीं है। ऐसे में पद्मिनी बहुत ही परेशान थी। उसने क्या किया, गोरा को किसी तरीके से खोज निकाला। देखिए, अगर इतिहास में गोरा बादल की चर्चा आए और उनकी शान में कोई दो बात ना कही जाए तो आई थिंक ये बहुत नाइंसाफी होगी। इतने महान सेनानायक हुए हैं। तो कहते हैं जब रानी पद्मिनी ने गोरा को खोज निकाला तो गोरा के सामने खिलजी का पैगाम सुनाया, और तब गोरा क्या आंसर कर रहा कि बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, और निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। तब ये गोरा ने पद्मिनी को आंसर दिया कि मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। तब पद्मिनी कह रही है कि बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, और जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। ये पद्मिनी बोल रही है। उसके बाद में उसने कहा कि दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, और जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, और यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो पीछे हट, गोरा बोला, और राजस्थानी गौरव की धधक उठा था उसके अंदर 16। तो ये कुछ बातें हैं। एक पंडित नपेंद्र मिश्रा हैं, इनकी एक बहुत ही कविता है, एक बहुत ही मशहूर कविता है। उसमें है, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, उसकी मैंने ये चंद लाइनें उठाई थी। उसके बाद में ये जो गोरा है ये रानी पद्मिनी को आश्वासन दे रहा है, कह रहा है कि महारानी हो तुम, सिसोदिया वंश की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की, ज्योति अग्निगंधा हो। गोरा के कंधे पर जब तक दुर्जय शीश रहेगा, और महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। निश्चिंत रहो महलों में बैठो निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। और उसने रानी को आश्वासन दिया। रानी को आश्वासन क्या दे रहा है? कह रहा है कि राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, और सिर कटने पर भी एक पहर तक धड़ युद्ध करेगा। तो ऐसा आश्वासन गोरा ने दिया। और उसके बाद में गोरा ने अपने भतीजे बादल को बुलाया और उसे कहा, बादल को क्यों उसने कहा, क्योंकि यहां पर एक लेख मिलता है इसी नपेंद्र मिश्रा की कविता में कि खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर प्यास बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और रण बांकुरे बादल से तब गोरा सेनापति बोले, राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, और तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। तब उसका भतीजा बादल जो है वो आश्वासन दे रहा है अपने चाचा को कि ऐसा ही होगा काका, ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, और बादल की मिट्टी से भी गौरव की गंध रहेगी।
बादल की मिट्टी से भी गौरव की गंध रहेगी। तो आ फिर बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड लड़ा लूं। और ये कहकर के उसे जो है गोरा अपनी बाहों में भर करके अलविदा लेता है। तो ये कुछ, और आप जानते हैं कि ये बहुत लंबी कविता है, इसमें शुरू से लेकर आखिरी तक इसका वर्णन किया गया है। अंतिम की मैं 2 लाइन पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत अत्यंत लंबा हो रहा है। कि अंत आप जानते ही हैं कि अंत में गोरा बादल शहीद हो जाएंगे। तो गोरा बादल की मृत्यु पर भारत माता रोई थी, क्योंकि उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके दम पर रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, और जिसके कारण ये धरती चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। ये पंडित नृपेंद्र मिश्रा की कुछ गोरा बादल की शान में कही गई लाइनें हैं जो मैंने दोहराने का प्रयास किया है। तो अंत में गोरा बादल राणा को वहां से छुड़ा लेंगे, और छुड़ाने के बाद में ये अलग की बात है कि राणा को छुड़ाने के बाद गोरा बादल शहीद हो जाएंगे। और उन्होंने, क्योंकि जफर खान ने छुपकर गोरा की जांग पे वार किया था, और जैसे ही गोरा गिरा उसका सर काट दिया था। और उसके बाद में बादल ने जब देखा तो बिजली की तरीके से टूटा, और उसके पेट में एक भाला लगा जिससे उसकी आंतें बाहर आ गई थी। और वहां पर एक लाइन मिलती है कि कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। बादल इतना महान था कि कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, और रंचक न डिगा प्रलंकर मृत्यु सम्मुख मृत्यु खड़ी से। यानी उसके सामने मौत खड़ी थी लेकिन वो फिर भी नहीं डरा। और इस तरीके से इन 2 महान सेना नायकों ने जो है अपना जीवन की आहुति दे दी, तिल तिल कट मर गए, लेकिन अपने राणा को छुड़ा लिया। ये अलग की बात है कि बाद में अलाउद्दीन ने सीधे किला पर धावा बोला, और किला पर धावा बोलने में इस युद्ध के दौरान राणा रतन सिंह मारे गए। और राणा रतन सिंह के मरने के बाद में पद्मिनी ने, यही रानी पद्मिनी ने जो है वो अपनी 16,000 सखियों या 16,000 रानियों के साथ में सामूहिक आत्मदाह कर लिया, अर्थात जौहर कर लिया। और इस बात का वर्णन अलाउद्दीन के साथ चित्तौड़ अभियान पर आए खुद अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में किया है। तो इस तरीके से ये चित्तौड़गढ़ को जीत लिया गया। और जब चित्तौड़ को जीत लिया तो यही अलाउद्दीन अपने पुत्र, उसी कमला देवी से उत्पन्न पुत्र खिज्र खां को इस चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। और इसके अलावा इसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। तो ये कुछ बात थी चित्तौड़गढ़ से संबंधित। ये हमें एक ट्रिब्यूट बनता है, एक हमारे भावभीनी श्रद्धांजलि बनती है ऐसे महान सेना नायकों के लिए जिनमें नाम आता है गोरा बादल। देखिए इतिहास में 2-4 सेनापति ऐसे हुए हैं जिनको आज भी श्रद्धा से याद किया जाता है, नमन किया जाता है, उनके सम्मान में सर झुक जाता है। जिनमें मालदेव के 2 महान सेना नायक थे, जैता कुंभा और ये गोरा बादल। कहते हैं दुश्मन से आंख मिला जिसने शमशीरें तानी होती हैं, दुश्मन से आंख मिला जिसने शमशीरें तानी होती हैं, और सच्चे अर्थों में उन्हीं की धन्य जवानी होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस अभियान को आगे जारी रखेंगे। अभी तो केवल चित्तौड़ तक हम पहुंचे हैं। इसके बाद में मालवा का आक्रमण है, सिवाना का आक्रमण है, जालौर का आक्रमण है, देवगिरी का आक्रमण है, तमाम अभी जिसमें आपका ये पांड्य पर आक्रमण है, बहुत सारे आक्रमण है, इन पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।